भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 20वां, पेज नंबर 111। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला, CR फॉर्मूला, वेवेल्स योजना व शिमला सम्मेलन। तीसरा, लॉर्ड वेलेस एटली की घोषणाएं। चौथा, मंत्रिमंडल मिशन योजना। पांचवा, अंतरकालीन सरकार। पहला, CR फॉर्मूला। भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भी भारत की दशा में ब्रिटिश सरकार की ओर से सुधार करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, बल्कि कड़ा रवैया अपनाया गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। वे शीघ्र ही भारत में सांप्रदायिक तथा संवैधानिक गतिरोध को दूर करना चाहते थे। राजगोपालाचारी ने उक्त समस्याओं को हल करने हेतु महात्मा गांधी के समक्ष एक योजना पेश की, JCR फॉर्मूला कहलाती है। इस योजना के तथ्यों के आधार पर सितंबर 1944 में महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को से बातचीत की। इसमें निम्न बातें थी। पहला, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और फ्रांस कांग्रेस संक्रमण काल में अस्थायी सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग करेगी। दूसरा, युद्ध के पश्चात भारत के उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में मुसलमानों की अधिक संख्या वाले प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिए आयोग नियुक्त किया जाएगा और इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर जनमत संग्रह किया जाएगा कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या भारत से पृथक। उपरोक्त प्रांतों में सभी दलों को जनमत संग्रह के पूर्व अपने अपने विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। चौथा, यदि मुस्लिम बहुसंख्यक वाले प्रदेश भारत से पृथक होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य पृथक बन जाएगा। दोनों राज्यों में प्रतीक्षा, व्यापार, संचार संसाधनों और अन्य आवश्यक कार्यों हेतु संधियों से काम लिया जाएगा। पांचवा, जनता जिस राज्य में भी रहना चाहे उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। छठा, उपरोक्त शर्तों सभी कानून होंगे जब स्वीकार करते हैं तब आश्वासन देते हैं कि वे इन्हें कांग्रेस व मुस्लिम लीग से स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त बातों के आधार पर सितंबर 1944 में महात्मा गांधी तथा जिन्ना से पत्र व्यवहार हुआ, परंतु जिन्ना ने इस अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण जिन्ना पाकिस्तान में संपूर्ण बंगाल, आसाम, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान चाहते थे। वह पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को संयुक्त करने के लिए मार्ग भी चाहते थे, परंतु इसमें मुसलमानों को लंगड़ा पाकिस्तान दिया जा रहा था, जिससे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस फॉर्मूले में बताए गए जनमत संग्रह में गैर मुसलमानों को भी मत देने का अधिकार दिया गया था, जिसे जिन्ना स्वीकार नहीं किया। इसे अस्वीकार करने का कारण यह था कि जिन्ना संयुक्त प्रतिरक्षण, व्यापार तथा संचार साधनों को नहीं चाहते थे। यह मांगे अस्वीकार भले ही हो गई, परंतु इसमें मुस्लिम लीग तथा जिन्ना की स्थिति मुस्लिम जगत में महत्वपूर्ण हो गई। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है, गांधी द्वारा इस मुद्दे पर जिन्ना से बातचीत करना बड़ी राजनीतिक भूल थी, जिससे जिन्ना को अतिरिक्त महत्व मिल गया, जिसका उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति में खूब प्रयोग किया। जब से जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ा था, उसका महत्व घटा गया था, किंतु गांधी जी की भूल के परिणामस्वरूप जिन्ना को भारतीय राजनीतिक जीवन में नवजीवन प्राप्त हुआ। गांधी जी जब जिन्ना
जिन्ना के बहुत पीछे लगे रहे, तब यह असहयोग की प्रार्थना करते रहे तो मुसलमानों के प्रति आदर जागृत हो गया। गांधी जी ने ही प्रथम बार जिन्ना को कायदे आजम कहा जाना प्रारंभ किया। पत्र में भी उन्हें इसी उच्च पद से संबोधित किया गया था। इस प्रकार CR फॉर्मूला असफल रहा और यह भारतीय तत्कालीन समस्या का कोई समाधान न निकल सका। हिंदू मुस्लिम मतभेद बने रहे और भारतीय राजनीतियों में सांप्रदायिकता का जहर तीव्रता से फैलता गया। दूसरा, वेवेल योजना व मिशल सम्मेलन। लॉर्ड वेले अक्टूबर 1943 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। आगमन के पूर्व उसने घोषणा की कि मैं अपने थैले में भारतीयों के लिए बहुत सी चीज़ें ला रहा हूं, किंतु उसने महात्मा गांधी की रिहाई के अलावा कोई कार्य नहीं किया। लॉर्ड वेले ने ब्रिटिश सरकार से सलाह करके 14 जून 1945 को जो योजना प्रकाशित की गई उसे वेले एम्पिरियल योजना अथवा वेले योजना कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य योजनाएं के उपबंध जाने के पूर्व इसकी पूर्व परिस्थितियों को भी जानना आवश्यक होगा। इसका विवरण निम्नलिखित है। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ी समस्या में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था और वे सब भी जेल भी थे। इसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया जाता था। कोड़े लगाकर चक्की चलवाना आदि साधारण बात थी। इनको छोड़ो का सरकार का कोई रोक दिखाई नहीं देता था। इससे भारत के लोगों में तीव्र रोष था। इसके अतिरिक्त 1943-1944 में भारत के दक्षिण में अकाल में लगभग 15 लाख लोगों के जीवन की आहुति हो गई थी। युद्ध के कारण महंगाई बढ़ती जा रही थी। चारों ओर अव्यवस्था दिखाई देता था। सरकार ने इसका सम्मान करने के लिए कोई सशक्त कदम नहीं उठाया था। इस स्थितियों को अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता था। यूरोपों में इस समय इंग्लैंड व इसके साथ राष्ट्रीय निस्तारण विजय की ओर अग्रसर हो गए। जर्मनी व इटली पराजित हो चुके थे, परंतु जापान से निपटने के लिए अभी और युद्ध लड़ना था। ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेले ने ब्रिटिश सरकार को सलाह दी कि भारत की समस्या को शीघ्र हल कर दिया जाएगा। जापान से निपटने के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए अमेरिका तथा इंग्लैंड के अन्य साथी देश ने चलचित्र पर दबाव डाला प्रारंभ किया कि भारतीय गतिरोध को वह शीघ्र ही दूर करे। यूरोपीय युद्ध मई 1945 में समाप्त हो गई, परंतु जापान सभी युद्ध लड़ रहे थे। वह उसे हराने के लिए भारत की समस्या को हल करने के अलावा कोई रास्ता न था। इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे, जिसमें मजदूर दल ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय स्वतंत्रता एवं महत्वपूर्ण बिंदु रखा। जनमत भी मजदूर दल के पक्ष में प्रतीत होता था। चर्चिल ने लॉर्ड वेले के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसे वेले योजना कहा गया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। पहला, पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश सरकार भारत की समस्या को हल करने के लिए तैयार है, किंतु भारतीयों को सबसे पहले जापान को हराने में सहयोग देना पड़ेगा। जिसके पश्चात अब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी, उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतीक्षा विभाग भी उसके पास ही रहेगा। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन देना है। तीसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों व स्वर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। चौथा, वायसराय अपनी कार्यकारिणी के कहने के अनुसार कार्य करेगा और अकारण निषेधाधिकार वीटो का उपयोग नहीं करेगा। पांचवा, भारत सचिव का भारत पर
कम से कम नियंत्रण रहेगा और वह अपनी शक्ति का जो भी प्रयोग करेगा वह भारत के हित में होगा। छठवां, सीमांत व इकबाली मामलों के अलावा शेष वैधानिक मामले भारतीय मंत्री के हाथ में रहेंगे। सातवां, वायसराय की स्थिति में भी परिवर्तन करने का निश्चय किया गया क्योंकि वे इंग्लैंड तथा भारत दोनों के प्रतिनिधि थे। शिमला सम्मेलन। अब लॉर्ड वेले ने देश के वातावरण को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के सभी सदस्यों तथा अन्य पाबंदियों को जेल से छोड़ दिया और इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न दलों तथा प्रांतों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिसमें महात्मा गांधी, जिन्ना, लियाकत अली खां, मास्टर तारा सिंह आदि थे। 29 जून 1945 को शिमला में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस ने स्वर्ण हिंदू तथा मुसलमानों के स्थान पर बराबर स्वीकार कर लिए थे, परंतु जिन्ना का कहना था कि मुस्लिम लीग की सारे भारत में मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और इसे ही सारे मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है, परंतु कांग्रेस इसे स्वीकार कर लेती तो उसे राष्ट्रीय संस्था नहीं कहा जा सकता था। इस समय कांग्रेस के प्रधान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा पंजाब के मुख्यमंत्री सिखर हयात खां इस बात पर दृष्ट हो गए थे। मुस्लिम लीग को ही भारत सदस्य की नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता था। खिजर हयात खां अपनी यूनिटी पार्टी की तरह से एक मुसलमान का और कांग्रेस अपनी स्वर्ण हिंदू की 5 सीटों में से 1-2 या राष्ट्रीय मुसलमानों को नियुक्त करना चाहती थी, जिन पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस तरह जिन्ना के अड़ियल के कारण यह सम्मेलन 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेले ने असफल घोषित कर दिया। इस प्रकार का गतिरोध दूसरों को मौका हाथ से निकल गया। तीसरा, लॉर्ड वेले एवं एली घोषणा। हुआ कि कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात पंडित नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल ने 1942 के आंदोलन में भाग लेने वाले वीरों के बलिदानों की जो स्तुति की, जिससे सारी निराशा व वातावरण दूर हो गया और जनता में पुनः उत्साह आ गया। नवंबर 1945 में कर्नल ढिल्लन तथा मेजर शाह नवाज पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए गए, क्योंकि युद्ध के दिनों में वे भारतीय सेना से पृथक हो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। इस तीनों को मृत्यु दंड दिया गया, किंतु जनमत के कारण उन्हें वायसराय ने माफ़ कर दिया। 20 जुलाई 1945 में इंग्लैंड में मजदूर दल सत्ता आ गया और मिस्टर एली प्रधानमंत्री बने और मिस्टर एमिली के स्थान पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव बने। अगस्त 1945 में लॉर्ड वेली ने गवर्नरों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत में चुनाव कराएंगे जाएंगे। मजदूर दल भारतीय समस्याओं को वास्तव में हल करना चाहता था, इसलिए लॉर्ड वेले लंदन पहुंच उसके नेताओं से परामर्श करने के बाद 18 सितंबर 1945 में भारत लौट आए। 19 सितंबर 1945 में उन्हें यह घोषणा की कि युद्ध के कारण जो चुनाव स्थगित हो गए थे वे इसी सदी के मौसम में होंगे। ब्रिटिश सरकार बहुत जल्दी पूर्ण स्वशासन स्थापित कर संविधान सभा बुलाना चाहती थी
और रियायतों के प्रतिनिधियों से भी शीघ्र परामर्श कर चुनाव के बाद प्रांतों में फिर उत्तरदायी सरकार स्थापित करना चाहती थी। 1945 ईस्वी में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपना मुख्य चुनाव घोषणा पत्र बनाया। उसमें कांग्रेस को महान असफलता के साथ जनरल सीटों में बहुत स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन मुस्लिम स्थान बहुत कम मिले। मुस्लिम स्थान मुस्लिम लीग को मिले। चुनाव के बाद 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए। बंगाल व सिंध में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल बने। पंजाब में खिज हयात खां ने कांग्रेस तथा अकाली दल की सहायता से मिलीजुली सरकार स्थापित की। इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत की अधिकतर जनता कांग्रेस के साथ है तथा वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। 18 फरवरी 1946 में जल सेना ने विद्रोह कर दिया। इस घटनाओं से कांग्रेस को विवादित हो गया कि अब भारतीय राष्ट्रीयों को सेवा में घुसने से नहीं रोक सका जा सकता है, क्योंकि भारतीय सेना अब राष्ट्रीयवाद की तरह झुकने लगी थी और भारत में इतनी ब्रिटिश सेनाएं नहीं थी कि वे सब जगह भेजी जा सके। लॉर्ड एटली की घोषणा। इंग्लैंड के मजदूर दल ने अपने चुनाव के समय भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के लोगों को विश्वास दिलाया था तथा इंग्लैंड में इस बात का काफ़ी प्रचार भी किया गया था। बाद में पद संभालने पर मजबूर दल सरकार ने जापान से चल रहे युद्ध में व्यस्त रहने के बावजूद भारत की समस्या को हल करने में पूरी रुचि लेनी शुरू कर दी। जब भारत में चुनाव हो रहे थे तब उन्हें भारत में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसदीय शिष्टमंडल भेजा था जिसमें इंग्लैंड के समस्त दलों के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने भारतीय नेताओं के बातचीत करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। इसके पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 15 मार्च 1946 ईस्वी को एक घोषणा की। इस घोषणा में भारत के आत्म नियंत्रण के अधिकार को माना गया। भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में इच्छानुसार रहने अथवा छोड़ने की भी छूट दी गई। साथ ही यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में बहुत चिंतित है, परंतु हम किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुमत की प्रगति रोकने के लिए निषेधाधिकार वीटो नहीं दे सकते। इस घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी अल्पमत भारत की प्रगति में सदा के लिए बाधक नहीं बन सकता। यह अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग पर गहरा प्रहार था। इसके अलावा यह घोषणा भी की गई कि ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध दूर करने के लिए एक मंत्रिमंडल मिशन भेज रही है। लॉर्ड एटली की घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक थी। चौथा, मंत्रिमंडल मिशन। भारत सचिव पैथक लॉरेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रधान सर सफेद किप्स तथा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्री एवी एलेक्जेंडर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य मंत्रिमंडल मिशन में सम्मिलित थे। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आए। भारत के अनेक प्रदेशों तथा हितों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप किया। भारतीय नेताओं में मतभेद होने के कारण मंत्रिमंडल मिशन में एक योजना रखी। इसमें मुस्लिम लीग की मांग पाकिस्तान पर विचार किया गया है। हमारा विचार है कि इसमें सांप्रदायिक समस्या हल नहीं होगी। हम यह भी न्याय के अनुसार नहीं समझते हैं कि पंजाब, बंगाल तथा असम के
उन जिलों को जिसमें हिंदुओं का बहुमत है पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया जाए। भारत भौगोलिक दृष्टि से अखंड है, इसलिए हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं और संयुक्त भारत के लिए निम्नलिखित योजना पेश करते हैं। संपूर्ण भारत का एक संघ होना चाहिए। इसमें देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रांत दोनों सम्मिलित हो। इस संघ के पास वैदिक मामले, प्रतिरक्षण तथा संचार साधन के विभाग होने चाहिए और सभी विभाग प्रांतों के पास रखने चाहिए। संघीय सरकार को इस विभाग का खर्च चलाने के लिए धन एकत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, भारतीय संघ तथा प्रांतों के गुटों के संविधानों में यह धारा रखी जाए कि कोई भी प्रांत अपने विधानमंडल के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके इस योजना के प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद फिर भी प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात संविधान की धाराओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश कर सके। तीसरा, संघ की एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। चौथा, प्रांतों को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वे अपने अलग अलग ग्रुप बना सके। पहले ग्रुप में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा रखे गए। दूसरे ग्रुप में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत तथा सिंध रखे गए। तीसरे ग्रुप में बंगाल व असम रखे गए। चौथा, ऐसे सभी विषयों जो केंद्र को नहीं दिए गए सभी प्रांतों के पास रखे। अविश्व शक्तियाँ प्रांतों के पास रखी गई। पांचवा, तत्कालीन सरकार। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल मिशन की लंबी व अंतरकालीन दोनों योजनाएं अस्वीकार कर दी थी, परंतु कांग्रेस ने दोनों को स्वीकार कर लिया था। इसलिए 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरकालीन सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू ने इसे स्वीकार किया। वे वायसराय लॉर्ड वेले दोनों ही मुस्लिम लीग को इसमें लाना चाहते थे, किंतु जिन्ना अपनी हठ पर अड़े थे। 16 अगस्त 1946 को उन्हें सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया। बंगाल के मुस्लिम मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने 16 अगस्त को प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी। श्री वी.पी. मेनन ने लिखा, कलकत्ता में उस दिन बड़ी लूट और मारकाट प्रारंभ हो गई। हिंदुओं की संपत्ति को बड़ी भारी हानि पहुंची। लगभग 5,000 व्यक्ति इन झगड़ों में मारे गए, 15,000 लोग घायल हो गए, 1 लाख बेघर हो गए। 2 सितंबर 1946 को अंतरकालीन सरकार के सदस्यों ने अपना पद संभाल लिया। 15 अक्टूबर 1946 को वायसराय के कहने से मुस्लिम लीग ने भी अपने प्रतिनिधि भेजकर स्वीकार कर लिया। इस संबंध में वी.पी. मेनन ने लिखा, मुस्लिम लीग अंतरकालीन सरकार में इसलिए शामिल हुई थी कि क्योंकि इसकी दृष्टि से मुसलमान तथा दूसरे सांप्रदायिकों के हितों को कांग्रेस के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं था। इस कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई सहयोग न उत्पन्न हो सका। इस समय सारे देश में दंगे का वातावरण बन रहा था। कलकत्ता के पश्चात नोआखाली में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, जिसके विरुद्ध अहमदाबाद, गुड़ेश्वर, बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किए। मुसलमानों को मुस्लिम लीग ने पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमांत में भी जात मामा आगे से जाना मामा कहाँ भारत में वातावरण बहुत खराब होता जा रहा था। इसलिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत के उत्तरदायी व्यक्ति को सत्ता सौंप देगी और संविधान जिससे सब भारतीय
सहमत हो, भारत में पार्लियामेंट लागू करने की सिफारिश करेगी। यदि जून 1948 तक इस प्रकार का संविधान अनेक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली असेंबली द्वारा नहीं बनाया गया, तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की सत्ता किसी को दी जाए और क्या नहीं। केंद्र सरकार को यहाँ कुछ इलाकों में प्रांतीय सरकार या किसी और उचित तरीके से भारतीय जनता के सर्वोच्च हितों के लिए दी जाए।